किसी भी देश का आधार होते हैं उस देश के युवा, और युवाओं के द्वारा किए गए अन्वेषण से ही कोई भी देश प्रगति के पथ पर अग्रसर होता है। हमारे देश में भी ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी अनेक युवा हैं जिनके द्वारा किए जा रहे अन्वेषणों से ही हमारे दैनिक जीवन की अनेक छोटी बड़ी समस्याओं का हल हो रहा है। ऐसे ही असाधारण प्रतिभा के धनी हैं पर्व कपूर, जो कि गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल वाले शहर बरेली में निवास करते हैं। हर व्यक्ति कभी न कभी जाने अनजाने में कुछ ऐसी समस्याओं में फंस ही जाता है जब उसे अपनी बुद्धि के बल पर ही उस समस्या का समाधान ढूंढना पड़ता है। पर्व ने भी अपने बूढ़े दादाजी को जब परेशानी में फंसे देखा तो उन्होंने उसे हल करने का निश्चय किया। मनोज, आओ। क्या हुआ बाबा? पानी का गिलास मांगा था, गिर गया। और पापा कहाँ है, बताओ। पापा तो घर पे हैं नहीं, शॉप गए हुए हैं। ठीक। मैं दे देता हूँ। क्या करूं? अब ऐसे फंसे होने में कैसे पता लगाया जाए कि कहाँ है वो जनाब? बाबा बाबा, ये आपके लिए घंटी बना दी है। इसका रिसीवर हम रखेंगे और ये आपको एक स्विच आपके बेड के इधर लगा दे रहा हूँ। तो आप जब भी ये इसे दबाएंगे, जब भी आपको ज़रूरत पड़े, जब भी दबाएंगे तो इसमें घंटी बज जाएगी। तो उससे हम आ जाएंगे, आपको बार बार बात करते जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, इसे दबाइए, ये स्विच प्रेस करिए। हाँ, ऐसे, है ना? तो ये मैं इधर लगा दे रहा हूँ, आपको जब जरूरत हो बजा दीजिएगा। इसी प्रकार समस्याओं को हल करने की अभिवृत्ति ने पर्व को प्रेरित किया एक और आविष्कार करने के लिए, जब उन्होंने अपनी मां को एक मुसीबत में फंसे हुए देखा। कुछ नहीं, वो क्लास में क्या तुम्हें क्या हुआ? अरे क्या हुआ? क्या एक्टिवा खराब हो गई फिर? और इतने परेशान हो गए, खींच के लाया, फोन मिलके नहीं दिया। पहले पानी पियो। तो परेशान हो गया। क्या खराब क्या हुआ उसमें? पता नहीं, बंद हो गई, हाँ। स्टार्ट ही नहीं हुई। फिर और मैकेनिक था नहीं आसपास कोई। हाँ। यहाँ तक घर तक खींच के लेके आए। पूरा रास्ते में? और क्या, कोई मैकेनिक ही नहीं ये था। लो पानी पियो। आज बंद थी सब पहले शॉप। कूल हो जाओ थोड़ा सा। फोन भी नहीं मिलके दिया। फोन भी नहीं मिल रहा है? पता नहीं। अरे तो बहुत प्रॉब्लम हो गई। ये आइडिया अच्छा है। मेरा नाम पर्व कपूर है और मैंने डिजिटल अलार्मिंग सिक्योरिटी वॉच बनाई है, जिससे मैंने इंस्पायर अवार्ड मानक जीता।
ये वॉच उन ओल्ड पीपल्स के लिए है जो घर में अकेले रहते हैं या बाज़ार जाते हैं और उन्हें कोई प्रॉब्लम हो जाती है, वो आसपास के लोगों को बुला नहीं पाते हैं या फैमिली मेम्बर्स को नहीं बता पाते हैं। तो उस केस के लिए मैंने एक ये डिजिटल वॉच बनाई है जो कि उन जब वो पहन के, जैसे वो बाज़ार जा रहे हैं तो वो वॉच को पहन के जाएंगे, और एक ऐप है जो कि उनके फैमिली मेम्बर्स या नियर बाय लोगों पे रहेगा। तो जैसे ही वो किसी प्रॉब्लम में आते हैं या कुछ है, तो वो जब इस वॉच के ऊपर एक बटन है, तो वो जैसे ही इस वॉच को प्रेस करेंगे तो इस ऐप में एक नीड हेल्प का नोटिफिकेशन आएगा, और उसी के साथ साथ एक आपको ग्रीन डॉट में लाइव लोकेशन शो होगी, जिससे जो उनके नियर बाय लोग हैं उन्हें पता लग जाएगा कि वो कहाँ हैं, तो वो किसी को भेज के या खुद जाके उनकी मदद कर सकते हैं। पर्व की इस उपलब्धि पर इनके माता पिता को उन पर गर्व है। फर्स्ट टाइम जब इन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल प्राइज़ विन किया तो हमें लगता था जैसे बच्चे स्कूल में आए दिन कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहते हैं और जीतते रहते हैं, तो उस तरीके से कुछ किया होगा। बट थोड़े दिन बाद जब स्टेट लेवल से इनका कॉल आई और वहाँ पे जाके इन्होंने परफॉर्म किया, उसमें प्राइज़ विन किया, तो थोड़ा सा और ज़्यादा हम लोग इनकरेज हुए कि नहीं, बच्चे पे हमें और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। वहाँ से फिर हम इनको नेशनल में लेके गए। जब स्टेट लेवल विन कर लिया तो वहाँ नेशनल में भी इन्होंने विन किया। तब हमें लगा कि नहीं, जितना हम इसको नॉन सीरियसली ले रहे थे, फिर हमने इसको सीरियसली टेक ओवर किया और इनके ऊपर भी काफ़ी ध्यान दिया। इसने भी काफ़ी मेहनत करी और बाद में हमें इसकी इम्पोर्टेंस समझ में आई कि नहीं, ये तो कंट्री के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। मेरे बेटे पर्व कपूर को इंस्पायर मैना का अवार्ड मिला है, उसके लिए मुझे बहुत गर्व है। और ये शुरू से ही बहुत क्रिएटिव रहा है। इसने बहुत सारे गैजेट्स बनाए हैं, ड्रोन बनाया, एक वाटर फिलिंग मशीन बनाई, और अब ये डिजिटल अलार्मिंग सिक्योरिटी वॉच बनाई, जिसके लिए इसे इंस्पायर मैना का अवार्ड मिला है। पर्व को इस मुकाम तक लाने में उनके शिक्षकों का भी अहम योगदान है। पर्व की हमेशा से विज्ञान विषय में बहुत अधिक रुचि रही। उसने अपने घर में एक लैब बना रखी थी, तो स्कूल में भी जब भी कभी कंपटीशन में या कहीं जाना होता था तो वो हमेशा हम लोगों से समय मांगता था लैब में काम करने के लिए। तो हमेशा हम उसको प्रोत्साहित करते थे और कभी उसे मना नहीं करते थे, लेकिन बस हाँ, यही उसे एक शर्त रहती थी कि वो अपना समय पर सभी विषयों का काम करेगा। तो कक्षा अध्यापिका होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी ज़्यादा बनती थी कि मैं उसका सभी विषयों में काम देखूं या किसी विषय में उसकी कमी ना रह जाए, छूटे ना। तो हमेशा से हम उसको मोटिवेट ही करते रहे। एज ए टीचर हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम सारे बच्चों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दें जिसके माध्यम से वो देश के उन सभी मुद्दों पे अपने विचार रख सकें और वो कुछ ऐसा आविष्कार करें जो कि हमारे देश की सफलता के लिए ज़रूरी है। हम कई बार क्या करते हैं, हम उन्हें एक नॉर्मल क्लास से हम उन्हें बाहर लेके जाते हैं। बाहर वो एक बाहर की दुनिया से रूबरू होते हैं। वहाँ उनको कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो कि प्राकृतिक हैं। प्राकृतिक माध्यम में वो कई बार अपने माइंड के उन स्किल्स को डेवलप कर पाते हैं जो कि शायद हम उन्हें क्लास में नहीं दे पाए। पर्व की सफलता की कहानी हमें बताती है कि यदि युवाओं को शुरू से ही सही मार्गदर्शन मिले तो हमारे देश के युवा अपनी तदबीरों से देश की तकदीर बदल सकते हैं। नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको उपभोक्ता फोरम के बारे में समझाएंगे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत हर राज्य के हर जिले में एक उपभोक्ता फोरम का गठन किया गया है। इस उपभोक्ता फोरम में कोई भी व्यक्ति बिना किसी लॉयर के अपनी एक कंप्लेंट दर्ज करा सकता है। यह कंप्लेंट आप एक कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर वेबसाइट है उसके ऊपर भी जाकर के दर्ज करा सकते हैं।
इसमें किस तरीके की कंप्लेंट्स के लिए निजात पाने के लिए आप दाखिल कर सकते हैं, ये हम आपको समझाएंगे। जैसे मान लीजिए कि कभी आपने कोई वस्तु खरीदी हो किसी दुकान से जा कर के और आपको वो वस्तु उचित ना मिली हो, वो ख़राब मिली हो, आपके पास अगर उसका पक्का बिल है तो आप उस बिल को लेकर के उस दुकानदार के पास जा कर के ये अपनी कंप्लेंट बोल सकते हैं कि मुझे सामान उचित नहीं दिया गया है। अगर तभी वो दुकानदार आपको आपकी समस्या का समाधान ना करे तो आप उस पक्के बिल के साथ एक कंप्लेंट सादे पन्ने पे लिख करके उपभोक्ता फोरम में जा कर के अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। इन केसेस में अलग अलग तरीके की कंप्लेंट्स दाखिल होती हैं। जैसे मान लीजिए कभी आपने कोई इंश्योरेंस कंपनी से कोई पॉलिसी ली हो और जब हमने उचित समय पे आपको अपनी पॉलिसी का क्लेम लेने की कोशिश की हो तो उस कंपनी ने मनमाने तरीके से आपका क्लेम रिजेक्ट कर दिया हो, बिना कोई रीज़न एक्सप्लेन किए, बिना आपसे ये समझाए कि वो क्लेम क्यों रिजेक्ट किया जाता है। ऐसे में आपका पैसा साल भर का जमा होता है और आपको ये नहीं समझ में आता है कि आपको इसके बाद किस फोरम को अप्रोच करना चाहिए। तो आप ऐसे में उपभोक्ता फोरम को अप्रोच कर सकते हैं। ये फोरम आपको उचित कंपनसेशन देगा, इसमें पीनल प्रोविजंस नहीं होते हैं, ये आपको पैसे से ही कंपनसेशन मिलता है। इसके तहत राज्य उपभोक्ता फोरम भी होता है और नेशनल कमीशन भी होता है। आपकी कंप्लेंट जो है कंपनसेशन के आधार पर इन 3 फोरम्स में जाती है। अगर 20 लाख से कम की अगर आपकी कंप्लेंट है तो वो आप जिला उपभोक्ता फोरम में दाखिल करते हैं। 20 लाख से 1 करोड़ के नीचे की अगर आपका अनुतोष आपने सोचा है कि आपको चाहिए तो आप राज्य उपभोक्ता फोरम में जाते हैं, और अगर 1 करोड़ के ऊपर आपका क्लेम बैठता है तो आप नेशनल कमीशन जो कि दिल्ली में स्थित है वहाँ पे आप अपनी कंप्लेंट फाइल करते हैं। इस फोरम की सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपको किसी भी वकील की आवश्यकता नहीं होती है और आप स्वयं ही ये कंप्लेंट सादे पन्ने पे बहुत ही सरल प्रक्रिया में दाखिल कर सकते हैं और जल्द से जल्द 3 महीने 4 महीने के अंदर आपकी ये कंप्लेंट्स विपक्षी पार्टी को नोटिस इशू करके उनको बुलाया जाता है, उनसे जवाब मांगा जाता है, और अगर आपका केस सही पाया गया, आपने जो तथ्य आपने जो बिल्स लगाए वो सही पाए गए हैं तो उचित लाभ आपको दिया जाता है। कई बार फ्लैट बुक कराने के लिए हम बिल्डरों को बहुत सारा पैसा देते हैं और अलॉटमेंट लेटर ले लेते हैं। उनके द्वारा हमको प्रॉमिस किया जाता है कि हमको 2 साल या 3 साल के अंदर हमारा पोजेशन मिल जाएगा। उसके बदले में हम उनको कभी 20 लाख कभी 30 लाख इस तरीके से हम पैसा जमा कर चुके होते हैं और वो पैसा हमको मिलता नहीं है, ना ही हमको कोई पोजेशन मिलता है। इस चीज़ के लिए आपके पास वैसे तो रेरा का भी फोरम उपलब्ध है, लेकिन यह केसेस जो है आपको राज्य उपभोक्ता फोरम में भी दाखिल करके बहुत अच्छा अनुतोष मिल सकता है। कई बार राज्य उपभोक्ता फोरम में देखा गया है कि 18% पीनल इंटरेस्ट के साथ में पैसा वापस मिला है लोगों का और लोगों को उचित लाभ मिला है। और ऐसे बिल्डर्स के लिए भी एक एग्जाम्पल है कि दोबारा कभी किसी भी अलॉटी के साथ में इस तरीके की धोखाधड़ी ना करें। इसी तरीके से दूसरे केसेस में भी हम देखते हैं, आम तौर पर हम अपने घर के लिए खरीदते हैं, पेंट खरीदते हैं या सीमेंट खरीदते हैं या इन किसी चीज़ों के भी फॉल्टी निकलने से या घर का कोई भी सामान फॉल्टी निकलने से बस पक्के बिल के साथ आपको जाना है उपभोक्ता फोरम में और अपने केस को दाखिल करना है। सारे पर्चे सारे उचित बिल के साथ आप अपनी कंप्लेंट दर्ज कीजिए और ऑपोजिट पार्टी को नोटिस इशू होते हैं, उसके बाद वो आकर के आपको जवाब में ये बताती है कि उसने आपको इस तरीके का सामान क्यों दिया। उपभोक्ता फोरम जो जिला उपभोक्ता फोरम है, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम में अगर आपकी कंप्लेंट किसी भी कारणवश खारिज कर दी जाती है या आपके पक्ष में अगर ऑर्डर ना हो तो आप उसकी अपील करने के लिए राज्य उपभोक्ता फोरम, जैसे कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ में स्थित है और हर राज्य में उसके कैपिटल सिटी में स्थित होता है, आप अपनी अपील फाइल कर सकते हैं। इन केसेस में आपका अगर किसी भी कारणवश आपके ऑर्डर का कंप्लायंस ना हो, अगर उसका पालन ना हो रहा हो, तो आप एग्जीक्यूशन की प्रक्रिया भी इनिशिएट कर सकते हैं राज्य उपभोक्ता फोरम में या जिला उपभोक्ता फोरम में, जहां भी आपका केस चल रहा है। इधर रिसेंट में जिला उपभोक्ता फोरम का एक बहुत अच्छा जजमेंट आया था जिसमें कि किसी उपभोक्ता को एक पेपर जो बैग होता है जो हम लोग शॉपिंग करने के बाद लेते हैं वो 3 रुपये का चार्ज कर दिया गया था, जो कि अनुचित पाया गया और उसको उचित कंपनसेशन दिया गया था। ऐसे ही छोटे छोटे इंस्टेंसेस और भी हैं, जैसे कि कई बार हम शादी ब्याह में कपड़े खरीदते हैं और हम उसको ऑल्टर कराते हैं, इस तरीके तक के केसेस भी वहाँ पे फाइल होते हैं। अगर आपके कपड़े ख़राब हो जाते हैं या उस तरीके में भी जिला उपभोक्ता फोरम इंटरफेयर करके आपको उचित लाभ दिलाता है, ताकि हम लोगों को ऐसे ना लगे कि हम लोग चीटेड हैं। और ये कुछ ऐसे केसेस हैं जिनके बारे में लोगों को पता नहीं होता है, हम लोग उसको बहुत आम समझते हैं और हम लोग उसको टाल देते हैं, ये नहीं समझ पाते कि इसके लिए हम लोगों को कहाँ अप्रोच करना है।
अगर यात्रा करते वक्त आपका सामान चोरी हो जाता है, जैसे कि अगर आप रेल यात्रा कर रहे हैं और अगर आपका सामान चोरी हो जाता है, या आप बस से यात्रा कर रहे हैं और आपका सामान चोरी हो जाता है, तो आपको निकल करके ये सोचना पड़ता है कि आपको किस फोरम में जाना चाहिए। मेरे पास सिवाय एफआईआर करने के और कोई चारा नहीं बचता। ये सच है कि एफआईआर करना अति आवश्यक है। एफआईआर करने से यह स्थापित होता है कि आपका सामान चोरी हुआ है, लेकिन उसके साथ ही साथ आप उस एफआईआर के साथ और अपनी टिकट के साथ उपभोक्ता फोरम भी अप्रोच कर सकते हैं, यह बताने के लिए कि आपका सामान चोरी हुआ था और कहीं ना कहीं आपको आपके वाहन कंपनी ने आपको कहीं ना कहीं उचित सुरक्षा आपके सामान की नहीं प्रदान की है। तो एफआईआर की कॉपी और अपनी टिकट के साथ में आप ये कंप्लेंट दाखिल कर सकते हैं, क्योंकि इन फोरम्स में एक एविडेंस की भी प्रक्रिया होती है जो कि कंप्लेंट दाखिल करने के बाद आती है, जिसमें आपको ये बताना पड़ता है कि आपके पास क्या साक्ष्य हैं अपना केस स्थापित करने के लिए। उस केस में आपके टिकट हो, आपका बिल हो, कोई मेल्स हो, कोई इस तरीके की कन्वर्सेशन हो, कोई भी लिखित कागजी कार्रवाई हो, उसको आप साक्ष्य के तौर पे प्रस्तुत करके अपना केस स्टैब्लिश कर सकते हैं। स्ट्रेस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। कोई भी स्ट्रेस से बचा नहीं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके जीवन में कभी ना कभी स्ट्रेस ना हुआ हो। लेकिन अगर स्ट्रेस यही हावी हो जाता है तो इसके भयंकर परिणाम हमारे सामने आते हैं। स्ट्रेस कभी ना कभी सबके ऊपर हावी होता है। बहुत सारी बीमारियों की जड़ है स्ट्रेस। WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार 21वीं सदी में सबसे बड़ी भयंकर बीमारी के रूप में स्ट्रेस सामने आने जा रहा है, अगर इसको समय रहते कंट्रोल न किया गया तो। स्ट्रेस के कारण डायबिटीज़, कार्डियक अरेस्ट जैसी भयंकर गंभीर बीमारियां हो रही हैं। जितनी मौतें कैंसर और अन्य बीमारियों के कारण हो रही हैं, उतनी ही या उससे अधिक मौत स्ट्रेस के कारण भी हो रही है। ये एक बहुत ही गंभीर विषय है। स्ट्रेस आपके ऊपर जब हावी होता है तो आप तरह तरह की गतिविधियों में डूब जाते हैं, निराशा के भाव में चले जाते हैं, भयंकर निराशा के भाव में चले जाते हैं। और कई सारे लोग तो स्ट्रेस को ना झेल पाने की वजह से सुसाइड तक कर लेते हैं। दोस्तों, हर बीमारी का इलाज है, हर बीमारी के लिए दवाएं बनी हैं, लेकिन स्ट्रेस के लिए कोई दवा नहीं बनी, क्योंकि स्ट्रेस कोई बीमारी नहीं, ये आपके द्वारा पैदा की हुई एक परिस्थिति है। जब आप अपनी मनः स्थिति को अपनी परिस्थिति के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते हैं तो एक स्ट्रेस का रूप ले लेती है और वो स्ट्रेस आपको डैमेज करना शुरू कर देता है। आज मैं बात करूंगा कि आप कैसे अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ टिप्स आपको देना चाहूँगा। नंबर 1, एक्सरसाइज डेली एंड बी एक्टिव। हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि सुबह उठकर हमें व्यायाम करना चाहिए, खुली हवा में सांस लेना चाहिए, और ये बहुत ही उपयोगी है आज के समय में भी। आज हर आदमी ये कहता है, आपको दिखाई देगा कि आजकल मैं बड़ा परेशान हूँ, क्या बताऊँ यार, बहुत टेंशन रहती है। लेकिन अगर आपने अपनी लाइफ का ये पार्ट बना लिया, डेली एक्सरसाइज करने को आपने अपनी लाइफ स्टाइल में शामिल कर लिया, तो यकीन मानिए 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज एंड 30 मिनट्स ऑफ वॉकिंग, ये आपको दिन भर के लिए ऊर्जा और स्फूर्ति प्रदान करने का काम करेगी। नंबर 2, अवॉइड अनहेल्दी हैबिट्स। देखने में आया है कई सारे लोग स्ट्रेस के दबाव में आकर, प्रभाव में आकर गलत आदतों में पड़ जाते हैं। बहुत सारे लोग अल्कोहल लेना शुरू कर देते हैं, बहुत सारे लोग स्लीपिंग पिल्स लेना शुरू कर देते हैं और उनको उससे राहत भी मिलती है। लेकिन सच्चाई इससे इतर है। उससे राहत उनको क्षणिक मिलती होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में उनकी बॉडी डैमेज हो रही है, उनके अंदर की लीवर डैमेज हो रहा है, उनकी स्किल्स डैमेज हो रही है, और लॉन्ग टर्म में ये बहुत बड़े डिसएडवांटेज के साथ सामने आती है। नंबर 3, सराउंडिंग में अपने पॉजिटिव लोगों को रखिए, अपनी सराउंडिंग को पॉजिटिव रखिए। आप ऐसे लोगों का साथ रखिए, ऐसे लोगों से मिलिए जुलिए जो पॉजिटिव हों, पॉजिटिव बातें करते हों। पॉजिटिव इन्वायरमेंट में आप रहेंगे तो आपके अंदर भी ऊर्जा का भाव आएगा, निराशा का जो भाव है वो कम होगा, और आप भी आगे बढ़ने के लिए सोचेंगे, प्रेरणा लेंगे और आगे बढ़ेंगे। नंबर 4, आज के समय में इंटरनेट, मोबाइल की बहुलता के कारण लोग डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, लोग इधर उधर की चीज़ों के चक्कर में पड़ रहे हैं। रीडिंग बुक्स एक वो ऐसी गुड हैबिट है जिसे अपनाकर हर सक्सेसफुल, हर मिलेनियर व्यक्ति ने रीडिंग बुक्स को अपनी हैबिट में अपनाया है, और उस हैबिट को आप भी अपनाकर सफलता के मायने तय कर सकते हैं, स्ट्रेस से दूर रह सकते हैं। मैं आज के युवाओं को ये कहना चाहूँगा
कि आप रीडिंग बुक को अपना हैबिट बनाइए। चाहे दिन में आप 30 मिनट ही निकालिए, 20 मिनट ही निकालिए, लेकिन अच्छी बुक, सक्सेस स्टोरीज़, मोटिवेशनल स्टोरीज़ पढ़ने की आदत को अपने आदत में शुमार कीजिए, उससे सीखिए, उसको अपने अंदर आत्मसात करिए और निश्चित रूप से इसको आपको ऊर्जा मिलेगी और आप स्ट्रेस से बाहर निकलने में कामयाब होंगे। एंड द लास्ट नंबर 5, मैं आप सभी युवाओं से यही कहना चाहूँगा कि स्ट्रेस से दूर करने के लिए आप हर वो काम करें जो आपको अच्छा लगता है। जिस समय भी आप मनोभाव, आपका दशा नीचे की तरफ जा रही है, आप एक युद्ध अपने विरुद्ध छेड़ दीजिए। युवाओं में फिर कह रहा हूँ, एक युद्ध अपने विरुद्ध छेड़ दीजिए। अगर आप डिप्रेशन में हैं, अगर आप स्ट्रेस में हैं, तो उठिए, अपने आप से लड़िए और वो करिए जो आपको अच्छा लगता है। किसी एक दोस्त को फ़ोन मिलाइए जिससे बात करना आपको बहुत अच्छा लगता हो। ना मन होने के बावजूद भी आप अच्छे से उससे बात करिए, देखिए आपके अंदर आपका चेहरा खिल जाएगा। आपको म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है, आप अपनी उस स्ट्रेस की दशा में म्यूजिक को सुनिए। वॉक पे निकल जाइए, गुनगुनाने लगिए, अपने आप से बातें करिए या अच्छी बुक पढ़िए। ये सारी चीज़ें अगर आपने अपनाई तो स्ट्रेस आपसे दूर भागेगा। दोस्तों, फिर आपको बताना चाहूँगा कि स्ट्रेस की कोई दवा नहीं है। इसके लिए आपको मार्केट में कोई दवा नहीं मिलेगी। स्ट्रेस आप खुद से दूर कर सकते हैं। स्ट्रेस दूर करने के लिए आपका अपना एटीट्यूड, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड ही काम आने वाला है और कोई काम आने वाला नहीं है। इसलिए अगर आप स्ट्रेस से सफ़र कर रहे हैं, अगर आप स्ट्रेस से परेशान हैं, तो एक युद्ध अपने विरुद्ध छेड़ दीजिए और जो मैंने बातें बताई इनको फॉलो करिए। फिर देखिए आपका स्ट्रेस कैसे छूमंतर हो जाता है।